पढ़ाई की किताब में जब भी केमिस्ट्री आती है दिल को अजीब सी केमिस्ट्री याद आती है। हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इज मैटर अराउंड अस प्योर। सबसे पहले प्योरिटी को समझते हैं। क्या हमारे आसपास की जो चीजें हैं, आसपास का जो मैटर है, वो कि सारा का सारा प्योर है या नहीं है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, मम्मी कहती है ये देखो प्योर काऊ घी, प्योर देसी घी, प्योर मिल्क, प्योर मसाले, या मतलब मम्मी की लैंग्वेज में बात करें तो जिस भी चीज़ के अंदर कुछ मिलावट ना हो, मम्मी कहती है वो क्या है, प्योर है। लेकिन साइंस के लैंग्वेज में भी क्या इसी को प्योरिटी कहते हैं। एक्चुअली अगर मिलावट की बात करें तो हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट मिल ही जाएगी आपको, है ना। मिल्क के अंदर पानी मिलाया जाता है, स्टार्च के अंदर, चीज़ के अंदर या पनीर के अंदर स्टार्च मिलाया जाता है, ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है ना। सब्जीज के अंदर आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है। कहने का मतलब मिलावट तो हर जगह है। अगर आप जिस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, जिस सिटी के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर भी दुनिया भर का पॉल्यूशन है। एयर के अंदर मिलावट है, पानी के अंदर मिलावट है। अगर हम बात करें, है ना, एयर पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। दिल्ली में अगर रह रहे हो तो वैसे आपकी 8 से 10 साल आपकी एज तो वैसे ही कम हो रखी है। अगर हम बात करें, है ना, दुनिया भर का पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर। तो मतलब अगर हम बात करनी, समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली प्योरिटी होती क्या है, प्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली प्योर सब्सटेंस होता क्या है। वो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ा था, चैप्टर 1 केमिस्ट्री के, कि मैटर क्या होता है। हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी थी मैटर की। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। हर वो चीज जिसके पास कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो क्या होती है, हमारे पास मैटर होती है। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करा था। तो वन इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें मैटर की, हमने केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे कर रखी है, मैटर की केमिकल क्लासिफिकेशन कर रखी है हमने फर्दर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के अंदर। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एलिमेंट, है ना, एलिमेंट या कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस के अंदर फर्दर आपके क्या आ जाता है, एलिमेंट या फिर कंपाउंड है। प्योर सब्सटेंस होता है, अगर हम इनको पार्टिकल्स नाम देते, जो आपको दिखाई दे रहे ग्रीन ग्रीन डॉट्स, तो ये अगर हम पार्टिकल दिखाई देते तो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दैट इज अ प्योर सब्सटेंस। एक ही तरह के पार्टिकल या एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। दिस इज अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की फर्दर हमने क्लासिफिकेशन कर रखी है किसमें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में। एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या होता है एंड कंपाउंड्स क्या होता है। मिक्सचर्स की बात करें तो मिक्सचर्स तो हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है किसमें, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, उसको हम फर्दर आगे पढ़ने वाले हैं। फिर एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई कर रखा है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स के अंदर, ठीक है। स्टार्ट करें क्या आगे, अब चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है ना। प्योर सब्सटेंस से पहले अगर मैं बात करूं, पूरी यूनिवर्स की बात करें, मैटर की बात करें, तो मैटर किसका बना होता है, मैटर बना होता है एलिमेंट्स का। दिखाई दे रहा है आप को यहाँ पर सभी सबको। कुल मिलाकर के दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में हर एक चीज 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें 118 एलिमेंट्स दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर, 118 एलिमेंट्स है, ये 118 एलिमेंट्स है। पूरी यूनिवर्स इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। गुलाबी आंखें जो तेरी देख, दुनिया में सारी की सारी चीजें 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। ये देखो मैक्सिमम 118 एलिमेंट से पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज, छोटी बड़ी हर एक चीज जो आपको दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है, अगर वो एग्जिस्ट करती है तो इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आपकी बॉडी वेट, अगर हम बॉडी वेट की बात करें तो आपका 70% बॉडी वेट किसका बना हुआ है, पानी का। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O के अंदर कौन कौन से 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर हम बात करें आपकी बॉडी का 70% मास, वजन, वेट किसका बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा आपका ऑक्सीजन, ठीक है ना। कहने का मतलब पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज, यूनिवर्स में हर एक चीज इन्हीं 118 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। हालांकि हमारे सिलेबस में फिलहाल 20 एलिमेंट्स तक है, अगर हम, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर, हाँ, ये 118 एलिमेंट्स हमारे पास। प्योर सब्सटेंस हमने क्लासिफिकेशन कर ली है सारी। मेन आपकी क्लासिफिकेशन यही है, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, इधर एटम से। अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर के बने होते हैं तो उनको एलिमेंट्स कहते हैं, और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं तो उसको कंपाउंड्स कहते हैं, ठीक है ना। एक फिक्स्ड रेशियो के अंदर अगर कंबाइंड होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब एक एक करके डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, तो प्योर सब्सटेंस की बात करें तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होता है। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, वो मम्मी वाली डेफिनेशन नहीं,
मम्मी वाली डेफिनेशन नहीं कि प्योर सब्सटेंस क्या बेटा, ये रहा प्योर प्योर पानी है, पीले प्योर घी है, ये वाला वो वाला डेफिनेशन नहीं बेटा। प्योर सब्सटेंस साइंस की लैंग्वेज में क्या होता है, वो चीजें होती है जो एक ही तरह के एटम या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है। अगर एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनती है उसको क्या कहते हैं हम, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स। और एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनती है उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड। क्या कहते हैं उसको, कंपाउंड। ठीक है ना। जैसे अगर मैं गोल्ड की बात करूं, गोल्ड क्या हमारे पास एक एलिमेंट है। अगर गोल्ड को अगर मैग्नीफाई करूं तो अब ये लड्डू नहीं है, ये बेसन के लड्डू नहीं है कहीं सोच रहे हो, ये एटम्स है। उसको एटम्स को दिखा रखा है कि देखो एक ही तरह के पार्टिकल से सारे के सारे मिलकर के बने हुए हैं, सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। तो इनको क्या बोलते हैं कि गोल्ड क्या हमारे पास एक एलिमेंट है जो एक ही तरह के पार्टिकल या फिर एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनता है, उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट। ठीक है ना। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, अच्छा जितने भी इसके कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं सारे के सारे एक ही जैसे दिखाई देंगे, सब आपको एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं इसके सारे के सारे पार्टिकल्स। फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, प्योर सब्सटेंस में क्या आ जाता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं तो उसको एलिमेंट कहते हैं, एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड। एलिमेंट्स गिनती के हमारे पास पूरे यूनिवर्स में 118 है, और कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे, इनफाइनाइट है ना। मतलब बहुत सारी चीजें हमारे पास क्या है, जैसे H2O पानी क्या है, कंपाउंड है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है। अमोनिया गैस NH3 क्या है हमारे पास, कंपाउंड है। ये सारी चीजें हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। ठीक है। अगर हम बात करें, ये रहा। अब हम समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारे पास, प्योर सब्सटेंस मोस्टली होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है इनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। यूनिफॉर्म, अगर पानी की बात करें, अगर प्योर सब्सटेंस का मतलब पानी की बात करें तो पानी आपको हर जगह से एक जैसा ही दिखाई देता है ना, चाहे ऊपर से देखो, चाहे नीचे से देखो, चाहे साइड से देखो, कहीं से भी देखो, पानी हमेशा एक जैसा दिखाई देता है ना। इसको बोला जाता है होमोजीनियस। क्या बोला जाता है इसको, होमोजीनियस। ठीक है ना। इसके दी सब्सटेंस मेनली हैव अ कांस्टेंट और सिंपलर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। इनका कॉम्पोजिशन जिससे बने होते हैं, मतलब कहने का मतलब वही सेम चीज की हर जगह से आपको कैसा दिखाई दे रहा है, पानी एक जैसा ही दिखाई दे रहा है। इनका एक तो फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है ना, तो प्योर सब्सटेंस का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है बच्चों, समझे। जैसे अगर मैं पानी की बात करूं, वाटर की बात करूं, तो पानी अगर हमारे पास प्योर वाटर है ना, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना फिक्स होता है इसका, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई पानी प्योर नहीं है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। ठीक है ना। और सबसे मेन डेफिनेशन इसकी आती है, प्योर सब्सटेंस को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय अदर मैटर, बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हथौड़ा मार करके या कुछ ऐसा करके आप प्योर सब्सटेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, बिकॉज ये किससे बने होते हैं, एक ही तरह के एटम्स या फिर एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। एग्जांपल देख लो, जैसे ये हमारे पास प्योर वाटर, ये क्या हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। सॉल्ट हमारे पास क्या है, NaCl, जो हम घरों में खाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या हमारे पास एक कंपाउंड है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो आगे देखो। अब एलिमेंट की बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं। एलिमेंट वो होते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर के बनते हैं। कुल मिलाकर के दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट्स है बच्चों। ठीक है ना। 118 एलिमेंट से मिलकर के पूरा ब्रह्मांड, पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। ठीक है। पहली बार रॉबर्ट बॉयल ने फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये टर्म यूज करा था 1661 में। क्या, एलिमेंट। केमिकल एलिमेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सब्सटेंस, जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट। एग्जांपल क्या, आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, ये सारे हैं। कुल मिलाकर के मैंने बताया कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होते हैं पूरे ब्रह्मांड में। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारा देखो ये पूरे 118 एलिमेंट्स है जिनसे पूरी यूनिवर्स बनी हुई है। अगर आपको दिखाई दे रहा है ये रहा 118 एलिमेंट। लेकिन हमारे सिलेबस में, हालांकि थर्ड चैप्टर के अंदर या हमारे सिलेबस में 9th क्लास के अंदर, हमारे सिलेबस में 20 एलिमेंट्स तक आपको लर्न होने चाहिए, 20 तक, कैल्शियम तक, और वो भी सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए। तो अभी इसको साथ के साथ ही ना लर्न ही कर लेते हैं, मेरे पीछे रिपीट करना है इसको। ठीक है। पहला है हमारे पास हाइड्रोजन, सीक्वेंस में याद करना है भाई, ये एलिमेंट्स का सिंबल है। थर्ड चैप्टर में हालांकि पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स के सिंबल होते हैं, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H। याद करो हाइड्रोजन, ये हमारे पास जो ये टेबल है इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या होता है, इन्हीं 118 एलिमेंट्स को अच्छे से सिस्टमैटिक वे में अरेंज करने के लिए हमने एक टेबल बना रखा है जिसको क्या कहते हैं हम, पीरियोडिक टेबल, ताकि इनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए, है ना। एक ग्रुपिंग कर दी हमने सारे एलिमेंट्स की ताकि इनकी स्टडी क्या हो जाए, इजी हो जाए। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से 20 हमारे सिलेबस में भी 9th क्लास के अंदर, उसको आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जैसे यहां देखो हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट इज हीलियम। थर्ड है हमारे पास लिथियम, Li स्टैंड्स फॉर लिथियम। बेरिलियम, Be स्टैंड्स फॉर बेरिलियम। बोरोन, B स्टैंड्स फॉर बोरोन।
C स्टैंड्स फॉर कार्बन, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है कार्बन। N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस। एयर के अंदर 78% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑक्सीजन, बाकी 21% क्या होती है हमारे पास? ऑक्सीजन होती है। फ्लोरीन, नियॉन, नियॉन गैस होती है। उसके बाद सोडियम, सोडियम एक मेटल होता है। मैग्नीशियम, सुन रखा होगा मैग्नीशियम। उसके बाद आता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम फॉइल में रोटियां लपेट करके लेकर के जाते हो ना, चपातियां लपेट करके लेकर के जाते हो, एल्युमिनियम फॉइल होता है, मेटल होता है एक। सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन एक गैस होती है। आर्गन, ये सब हमारे पास क्या है? आर्गेनिक गैस है। पोटेशियम, और उसके अलावा कैल्शियम। 20 तक हमारे सिलेबस में, जो कि सीक्वेंस में लर्न होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि आपको लर्न होने चाहिए, जो कि मैं अलग से बता देता हूं। ये 20 तक तो आपको सीक्वेंस में लर्न होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके अलावा रैंडमली कुछ एलिमेंट्स के ना सिंबल याद कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूं कौन कौन से। जैसे Cr स्टैंड्स फॉर क्रोमियम, याद कर लो, ठीक है ना। Fe, वेरी इंपॉर्टेंट, Fe इज आयरन। Fe क्या होता है हमारे पास? आयरन, याद कर लो इसको। Co स्टैंड्स फॉर कोबाल्ट, कोबाल्ट। Ni स्टैंड्स फॉर निकल। Cu स्टैंड्स फॉर कॉपर। Zn स्टैंड्स फॉर जिंक, है ना। इनके सिंबल से याद कर लो। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। सिल्वर का सिंबल होता है हमारे पास Ag, याद कर लो, सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। AU स्टैंड्स फॉर गोल्ड। Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी, सर्कल जो कर रहा हूं देखते रहना भाई इसको, है ना। Hg स्टैंड्स फॉर मरकरी। उसके बाद Sn स्टैंड फॉर टिन। जो कोक की कैन होती है ना आपकी, कोक की कैन किसकी बनी होती है? टिन की। उसका सिंबल क्या है हमारे पास? Sn, याद कर लो, काम आएगा, ठीक है। Pt स्टैंड्स फॉर प्लैटिनम, प्लैटिनम की ज्वेलरी बनती है ना, तो प्लैटिनम, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिनको मैंने यहां पर मार्क कर दिया है, इनको भी याद कर लो। उसके अलावा ब्रोमीन, ब्रोमीन एक तरह का लिक्विड होता है, रेड कलर का लिक्विड होता है। ये एक नॉन मेटल है, इकलौता नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज ब्रोमीन। उसके बाद आयोडीन, आई स्टैंड्स फॉर आयोडीन, ठीक है ना। हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब हमारे पास क्या है? ये गैसेज है। अच्छा, इनको बोला जाता है, जो आपके 18 इन पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 18 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, दिखाई दे रहा है। जो 18वां ग्रुप होता है उसको बोला जाता है नोबल गैसेस। क्या बोला जाता है उसको? नोबल गैसेस। ये जो 17th ग्रुप है उसको बोला जाता है हैलोजेंस। क्या बोला जाता है? हैलोजेंस, याद कर लो इसको। फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल है, ये फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स। ये लिखा हुआ है एल्कली मेटल्स, ठीक है ना। तो ये जो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास, इनको लर्न कर लो, ठीक है। और इसके अलावा हम बाकी तो पीबी, पीबी स्टैंड फॉर लेड। पीबी का सिंबल, ये किसका सिंबल होता है? लेड का, LEAD, लेड, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कुछ एलिमेंट्स है हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, इनको लर्न कर लो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। चलो आगे बढ़े। तो एलिमेंट समझ में आया। कुल मिलाकर के पूरे ब्रह्मांड में 118 एलिमेंट्स है, जिससे पूरी यूनिवर्स बनी पड़ी है। और यही 118 एलिमेंट्स मिलकर के 118 एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। फर्दर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी है वो? एक अगर हम बात करें कौन कौन सी है वो, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल्स बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अच्छा, इसके अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए बता देता हूं। ये पूरे के पूरे मेटल्स है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं? मेटल। ये जो जिगजैग लाइन दिखाई दे रही है, ये जिगजैग लाइन, ये वाली, इससे इधर के जितने भी है ना, मोस्टली तुम्हारे क्या है? मेटल्स है, ये सारे मेटल्स हैं। ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है? हमारे पास मेटल्स है। तो मेटल्स हमारे पास ज्यादा होते हैं। 118 में से लगभग 90 से ऊपर हमारे पास क्या होते हैं? 90 से ऊपर क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। 90 से ऊपर क्या होते हैं? मेटल्स। कुछ हमारे पास नॉन मेटल्स है। इधर वाले जो एलिमेंट्स है ना, जिगजैग लाइन के इधर वाले जो एलिमेंट्स है, वो सारे नॉन मेटल्स है। ज्यादा नहीं होते ये, ज्यादा नहीं होते ये। और कुछ जो है ना, जिगजैग लाइन के आजू बाजू वाले जो एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, इसलिए उनको क्या बोला जाता है? मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का मतलब होता है, ये सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होती है, ठीक है ये चीज, ठीक है। अब एक एक करके देखो मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? तो देखो, सभी को पता है, देवर लस्टर, शाइन होता है इनके ऊपर। जैसे गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी क्यों बनती है? क्योंकि उनके पास शाइन होता है, और शाइन जाता नहीं है, ठीक है। देवर सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो कलर। इनका जनरल कलर अगर आप देखो ना मेटल्स का, या तो ग्रे कलर का होता है या तो गोल्डन येलो। देखो यहाँ पर गोल्ड है, कौन से कलर का है? गोल्डन येलो। या तो ग्रे कलर का होता है, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है, या तो गोल्डन येलो। जनरल कलर इनका ही होता है। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। डक्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। डक्टाइल का मतलब होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, डक्टाइल क्या होता है? तो डक्टाइल का मतलब होता है इनको पतली वायर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये फोटो के अंदर देखो, पतली वायर्स। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, गोल्ड इतना मोस्ट डक्टाइल मेटल है, गोल्ड की 1 ग्राम गोल्ड की ना 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। 2 किलोमीटर लंबी, 2 किलोमीटर बहुत ज्यादा लेंथ होता है बच्चों। मतलब 1 ग्राम गोल्ड की ना 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है,
ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा डक्टाइल, इतनी पतली, मतलब वो जो मकड़ी के जाले होते हैं ना, मकड़ी के जो जाले होते हैं, थ्रेड होता है, उससे भी ज़्यादा पतली आपकी गोल्ड की वायर बनाई जा सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतला वायर बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, अगला आता है दे आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब होता है इनको हैमर्ड करके पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप यहां देख रहे हो, इसको हैमर्ड करके पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें इसे गोल्ड, या अगर जिसमें आप रोटियां लपेट करके लेकर के जाते हो, एल्युमिनियम फॉइल, वो भी क्या होती है, एल्युमिनियम की बनी होती है, कितनी पतली होती है वो, एल्युमिनियम फॉइल पेपर जो होता है कितना पतला होता है। इनफैक्ट अगर जो आप मिठाइयां वगैरह खाते हो ना, जो मिठाइयों के ऊपर जो ये आप सिल्वर कलर का देखते हो, ये एक्चुअली में आपका ओरिजिनल सिल्वर होता है, एक्चुअल सिल्वर होता है ये। इनको इतना पतला लेयर बनाया जाता है ताकि मिठाइयों के ऊपर लगे, और ये कंज्यूमेबल होते हैं, इनको आप कंज्यूम कर सकते हो। ये बहुत पतली होती है तो इनको आप कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है ना, एक पतली से पतली शीट्स बनाई जा सकती है, जो कि आप यहां पर देख रहे हो, मेटल्स की पतली से पतली शीट्स बनाई जा सकती है। और ये इनफैक्ट जो आप मिठाइयों के ऊपर देख रहे हो ना, ये भी क्या होती है हमारे पास, ये भी मेटल, ये सिल्वर होता है, एक्चुअल सिल्वर होता है भाई, जिसको आप कंज्यूम कर रहे होते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। नॉन मेटल्स की बात करें तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आपको यहां पर डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। नॉन मेटल्स, ये कार्बन है, ये सल्फर है, देखो इनके वैरायटी ऑफ कलर्स है, देखो ये सल्फर कितना येलो कलर का है, ये कार्बन देखो काला भद्दे कलर का है यहाँ पर, है ना। तो नॉन मेटल्स यूजुअली शो सम ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर्स, इनमें एक से ज्यादा कलर्स शो होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लस्टरस नहीं होते, शाइनी नहीं होते, सोनरस नहीं होते, इनमें से आवाज नहीं आती हिट करने पे, और मेलेबल या डक्टाइल नहीं होते, मेलेबल भी नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते, मतलब नहीं पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर है यहां पर? ठीक है, ये सारी चीजें देख सकते हो, कार्बन एंड सल्फर। उसके बाद आपके पास आता है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के अंदर अगर हम बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है। इंटरमीडिएट का मतलब होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रॉपर्टी होती है। जैसे मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये मेटल्स से कम कंडक्टिविटी होती है इनकी, लेकिन नॉन मेटल से क्या होती है, ज्यादा होती है, तो इनको बोला जाता है मेटलॉइड्स। ठीक है ना। एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। अगर ज्यादा याद करना है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटलॉइड्स। देख सकते हो सिलिकॉन कैसा दिखाई दे रहा है, ये रहा बोरोन, ये दिखाई दे रहा है काले सैंड कलर का दिखाई दे रहा है, सैंड सा, एंटीमनी, और ये रहा आपका जर्मेनियम। ये हमारे पास क्या है, 4 नॉन मेटल्स के एग्जांपल। अगर आपको याद करना है तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम अच्छे से याद कर लो, बस सारे ही है, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड एंटीमनी। ये हमारे पास क्या है, मेटलॉइड्स के एग्जांपल है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। अब यहां पर कुछ हम फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, मेटल्स या एलिमेंट्स को लेकर के, है ना, हम कुछ फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं यहां पर, है ना। अगर हम बात करें 118 एलिमेंट्स है, हालांकि प्रेजेंटली हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स से 118 में से हमारे पास मोस्टली क्या है, मेटल्स हैं। तो मेजॉरिटी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट मोर देन 100 से ज्यादा हमारे पास क्या है, मेटल्स है। 92 एलिमेंट्स जो है हमारे पास नेचुरली अकरिंग है। ये सारे 118 एलिमेंट, ये सारे के सारे 118 एलिमेंट्स नेचुरली नहीं मिले, कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स, मतलब 92 के बाद के जो एलिमेंट्स है ना, 92 के बाद के जो एलिमेंट्स है, वो कुछ जो एलिमेंट्स है वो लैब में भी बनाए गए, और वो अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, तो वो नेचुरली अकरिंग है। और कुछ जो है हमारे पास क्या है, मैनमेड है, मतलब लैब के अंदर बनाए गए हैं। मेजॉरिटी जो एलिमेंट्स जो होते हैं कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 11 एलिमेंट्स है जो कि गैसेस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे, जैसे एग्जांपल दे लो, ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, है ना, ये सब हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे पास क्या है, ये गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं हमारे पास। जनरली नॉन मेटल्स जो होते हैं हमारे पास गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। द वन इज मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल, मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg, ये देख भी रहे हो आप यहाँ पर, ये रहा मरकरी। तो मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। थर्मोमीटर के अंदर आप नहीं देखते, थर्मोमीटर के अंदर जो पारा जाता है, पारा, हिंदी में मरकरी को पारा भी कहते हैं, तो पारा ऊपर जो जाता है तो वो क्या होता है, बेसिकली मरकरी होता है उसके अंदर। थर्मोमीटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मरकरी। और ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देख सकते हो ये रहा ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन, ये रेड कलर का लिक्विड होता है यहाँ पर, ये ब्रोमीन। तो ये क्या होता है, इट इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देख सकते हो यहाँ पर, नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना, मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स गैलियम एंड सीजियम, ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं या मेटल्स है बेसिकली। मेटल्स का क्या होता है, मेटल्स का जनरली बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे जाकर के मेटल्स मेल्ट करते हैं या तो बॉईल करते हैं। तो अगर हम बात करें, लेकिन 2 ऐसे मेटल्स है मेरे पास, गैलियम एंड सीजियम। ये ऐसे मेटल है जैसे आपके हाथ में बटर रख दिया जाए ना, बटर, मक्खन, तो वो पिघल नहीं जाएगा, वैसे ही इस मेटल को अगर आपके हाथ में रख दिया जाए ना, तो ये क्या हो जाता है, आपके हाथ की हीट लेकर के ना ये मेल्ट हो जाता है, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। कहने का मतलब बिकम लिक्विड एट टेम्परेचर स्लाइटली अबव रूम टेम्परेचर, 303 केल्विन,
30 डिग्री सेल्सियस ये क्या होता है, इनका रूम टेम्परेचर होता है, उससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब अगर हमारी बॉडी टेम्परेचर कितनी होती है बेटा, 37 डिग्री सेल्सियस, तो 37 डिग्री सेल्सियस इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये आपकी हाथ की हीट लेकर के क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो यहाँ पर हाथ में रखा है, इसको क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास एलिमेंट्स। अब यहां पर कुछ है ना, वो जो भी मैंने पढ़ा है ना, अगर आपको एग्जाम के लिए अच्छे से नोट्स चाहिए या लर्न करना है प्रॉपर्ली, अगर आपको कुछ अच्छे पॉइंट्स चाहिए, तो ये मैंने ये पूरे डाल रखे हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में डिफरेंस क्या होता है, आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हो। ठीक है ना, ये देख सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे भी है इसको लर्न कर सकते हो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट एक और भी चीज बता दो, मेरे नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, पूरा प्रॉपर्ली नोट्स बना रखे हैं, एनसीईआरटी को और अदर बुक्स को भी रेफर करके मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपाउंड्स। ठीक है ना, कंपाउंड्स क्या होते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने देखा था एलिमेंट्स कितने होते हैं, तो कुल मिलाकर पूरे ब्रह्मांड में कितने एलिमेंट्स है, 118। ये चीज तो पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुका हूं, रट जानी चाहिए, 118 एलिमेंट्स होते हैं कुल मिलाकर के। आज के डेट में 118 एलिमेंट्स है, और भी चाहे तो आपके डिस्कवर हो सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास पूरे ब्रह्मांड में कितने एलिमेंट्स है, 118, जो हमें पता है, ह्यूमंस को पता है। ठीक है, 118 एलिमेंट्स से भी ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा सकते हैं। अब यही 118 एलिमेंट्स क्या होते हैं, आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं। इंपॉर्टेंट है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, और केमिकली कंबाइंड होने के बाद क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। एग्जांपल, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है हमारे पास, एक एलिमेंट होता है। ऑक्सीजन क्या होता है हमारे पास, एक एलिमेंट होता है। जब ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता क्या है, वाटर। क्या बनता है बेटा, वाटर। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, लेकिन वाटर क्या हमारे पास, एक कंपाउंड है। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, जब दो एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं, किसमें, ये इंपॉर्टेंट है, chemical substance made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio by मास के फिक्स्ड रेशियो में जब केमिकली कंबाइंड होते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, तो बनता क्या है, कंपाउंड बनता है। एग्जांपल, कंपाउंड्स कितने हैं, तो करोड़ों अरबों में कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स बहुत सारे हैं। ठीक है ना, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में बता देता हूं। हीलियम जो है हमारे पास एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट है। जब दो सेम एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं ना, जब जो दो सेम एटम्स कंबाइंड होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होंगे, तो बनता क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब दो सेम एटम्स, होमोजीनियस कहते हैं, जब दो सेम होमो एटम्स मतलब सेम एटम्स अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। और जब दो डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, कंपाउंड। जैसे वाटर में देखो, वाटर में क्या होता है हमारे पास, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, है ना। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जब आपस में कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। ठीक है ना, यहां पर क्लियर है चीज। चलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके आपके फॉर्मूला जिनके फॉर्मूले आपको आई थिंक पता होने चाहिए। ठीक है ना, जैसे काफियों के फॉर्मूले आपको पता होंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता होगा, क्या होता है, CO2 याद कर लो। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, H2O, साथ के साथ याद कर लो। कई बच्चों को पता नहीं होता, 10th क्लास में जाते हैं, इनको बेसिक फॉर्मुलेज नहीं पता होते कई बच्चों को, तो ये फॉर्मूले याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है, इंडस्ट्री में यूज होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। उसके बाद सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जो घरों में आप नमक खाते हो ना कॉमन, उसका फॉर्मूला होता है NaCl। ग्लूकोज जैसे कई बार बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डायरेक्टली ग्लूकोज चढ़ाता है ना आपको, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C6H12O6, याद कर लो डायरेक्टली। स्लेक लाइम या फिर लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर वाला नींबू पानी नहीं है ये, स्लेक लाइम, या इसका वैसे नाम होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका फॉर्मूला होता है Ca ब्रैकेट के अंदर OH का होल ट्वाइस, याद कर लो। मीथेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपकी CNG गैस होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उनके अंदर जो यूज होता है मेजर अमाउंट में जो कंपाउंड यूज होता है वो कौन सी होती है, मीथेन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CH4 याद कर लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब कुछ एसिड्स के याद कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl। सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो H2SO4 याद कर लो इसको। नाइट्रिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, HNO3, ये 3 छोटा सा होगा। इथेनॉल, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं ना आपके, इथेनॉल जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं, उसका जो मेजर
जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिससे वो बना होता है वो होता है इथेनॉल, एल्कोहलिक। ये एक तरह का एल्कोहल है जो कि जितने भी एल्कोहल के अंदर जो मेजरली प्रेजेंट होता है ना वो इथेनॉल होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C2H5OH। याद कर लो इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक तरह का बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी इंपॉर्टेंट है, NaOH। सोडियम क्लोराइड ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी देख लो NaCl। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है आपके जिसके जिसके फॉर्मूले आपको आई थिंक पता होने चाहिए, तो इन फॉर्मूलेस को प्लीज अच्छे से याद कर लो, ठीक है ना। इनको याद कर लो, बाकी हम इनको बनाना सीखेंगे अगले चैप्टर के अंदर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में इसको बनाना सीखेंगे। अभी फिलहाल इन फॉर्मूलेस को क्या कर लो, आप डायरेक्टली लर्न कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कुछ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी समझते हैं। समझ में आया? जैसे अगर आपके दिमाग में रखना है तो H2O, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O। अगर हम वाटर को अगर मैग्नीफाई करके देखें तो सारे के सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होंगे और सारे के सारे मॉलिक्यूल एक जैसे ही होंगे, इसलिए क्या है ये एक कंपाउंड है। और ये क्या हमारे पास एक प्योर सब्सटेंस है। क्या हमारे पास प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस वही होते हैं ना भाई जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बनते हैं। तो पूरा का पूरा पानी किससे मिलकर के बना है H2O से, ठीक है ना। होमोजीनियस है, एक जैसा ही दिखाई देगा, कहीं से भी देखो, ऊपर से नीचे से, साइड से, दाएं से बाएं से, कहीं से भी देखो क्या दिखाई देगा, एक जैसा, ठीक है। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड क्या होता है हमारे पास, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइंड होता है। जैसे अगर मैं बात करूं H2O, तो H2O की बात करें बाय मास का मतलब H2O की बात करें हाइड्रोजन, अभी आगे चल करके ना आप इनके सिंबल्स या वो पढ़ोगे, H2 प्लस ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा H2O। अगर मैं बात करूं ना आगे चल करके इनके मास पढ़ोगे, एटम्स के मास क्या होते हैं, तो हाइड्रोजन का मास पता कितना होता है, हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 2, ग्राम में लिखना है तो ग्राम में लिख दो। ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई 16, कितना होता है 16 ग्राम, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा 16 ग्राम। तो जब 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन और जब 16 ग्राम ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होगा तो बनेगा 18 ग्राम पानी। कहने का मतलब पानी कभी भी ले लो, पानी कभी भी ले लो, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा भाई 2:16, तो कितना आ जाएगा कट करके, कितना आ जाएगा 1:8। कहने का मतलब पानी कभी भी ले लो, आप कहीं पे भी ले लो, मेरे घर का पानी ले लो, आपके घर का पानी ले लो, चांद का ले लो, मार्स का ले लो, नाले का ले लो, बारिश का ले लो, कोई भी पानी ले लो, पानी के अंदर है ना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा हमेशा फिक्स्ड होगा 1:8। 1:8। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसमें 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ये फिक्स्ड है। तो वही लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है ना डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर के बनता है जो कि एक फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही क्या होता है, कंबाइंड रहता है। ये एग्जांपल आई थिंक समझ में आया होगा आपको अच्छे से। मासेस वगैरह के बारे में बाद में पढ़ोगे कि इनके हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन के एटम से तो 2 ग्राम मास हो जाएगा इसका। ऑक्सीजन का मास होता है 16, यहाँ पर 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम आपका पानी बनेगा। कहने का मतलब जब भी वाटर बनेगा ना, चाहे कहीं पर भी बने पानी, कहीं पर भी पानी बना लो, चाहे कहीं पर भी, पूरे यूनिवर्स में कहीं पर भी बना लो, ठीक है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो होगा 1:8। वही लिखा है फिक्स्ड रेशियो बाय मास के अंदर ही बनता है। होमोजीनियस होता है बता दिया, ठीक है ना। एक ये इंपॉर्टेंट है कि थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एक तो डिफरेंस में भी आता है कि कंपाउंड में और मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है। तो कंपाउंड में क्या होता है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, और ऑक्सीजन, तो क्या लिखा है, जब भी केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड होता है एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, एक कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड आपका बनता है ना उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है किससे, जिससे वो बना है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक तरह का ना कंबस्टिबल गैस होता है। कंबस्टिबल मतलब जो फायर को सपोर्ट करता है, मतलब अगर यहां पर हाइड्रोजन गैस के पास एक जलती हुई तिल्ली लेकर के आओगे ना, ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये कंबस्टिबल गैस है जो फायर को सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन भी आपको पता है ये भी क्या हमारे पास एक कंबस्टिबल गैस है, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करने के बाद बनता क्या, पानी, H2O। लेकिन आपको पता है ये तो फायर को बुझाने का काम करता है, फायर को एक्सटिंग्विश करने का काम करता है, बुझाने का काम करता है। कहने का मतलब इन ये दोनों फायर को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों के मिलने से बनता क्या, पानी। ये उल्टा पानी को क्या करता है, बुझाता है। तो कहने का मतलब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, उससे अलग होती है जिससे वो मिलकर के बना है। ये मेजर डिफरेंस होता है आपका किसी कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में, ठीक है ना। कि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड के अंदर जो कंपाउंड बनता है केमिकली कंबाइंड होता है पहली बात तो, और जिससे ये मिलकर के बना है ना उससे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये दोनों कंबस्टिबल है, लेकिन ये क्या करता है, पानी को बुझाता है। आग क्या, पानी क्या करता है, सॉरी, पानी जो है वो आग को बुझाता है, ठीक है ना। A compound is formed by the chemical reaction between 2 or more elements and it is a definite molecular formula, एक फिक्स्ड molecular formula होता है। दिखाई दे रहा है ना सभी को।
वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है CO2, बाकियों की मैं बता ही चुका हूं आपको। कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय सिंपल फिजिकल मींस। अगर पानी को आपको सेपरेट करना है, मतलब पानी को वाटर को आपको वापस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट करना है, तो आप फिजिकल प्रोसेस से नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करना पड़ेगा। कहने वाला अगर इसकी एग्जांपल दो तो H2O से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो ना, बिजली पास कराते हो, तो वो जाकर के स्प्लिट हो जाता है वापस से किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराना पड़ेगा। हथौड़े मारने से पानी आपका ब्रेक नहीं होगा, कहने का मतलब ये होता है, फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये होता है। और ये पहले भी बता चुका हूं कि कंपाउंड्स की या फिर किसी भी प्योर सब्सटेंस की ना, कंपाउंड भी तो प्योर सब्सटेंस ही होता है बच्चों, तो कंपाउंड्स की क्या होती है, फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है ना। अगर पानी की बात करूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, एकदम फिक्स्ड है, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और ये पता है एक क्राइटेरिया भी होता है ये चेक करने का कि कोई सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है। ठीक है, जैसे इधर देखो, अगर हम बात करें, यही क्राइटेरिया भी होता है हमारे पास, क्राइटेरिया ऑफ प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स। अगर मैं बात करूं, अगर कोई सब्सटेंस प्योर, अगर पानी प्योर है ना, अगर पानी प्योर है ना, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने किसी पानी को बॉईल करा और पता चला कि वो कितने डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है, 104 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, तो इसका मतलब वो पानी जो है वो प्योर नहीं है। ये क्राइटेरिया भी होता है ये चेक करने का, ये लैब्स के अंदर यूज किया जाता है या इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इसी क्राइटेरिया को चेक करने का कि कोई कंपाउंड या फिर प्योर सब्सटेंस प्योर है कि नहीं है। बिकॉज एक प्योर सब्सटेंस की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स होती है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ रही है, मतलब प्योर की कितनी होगी, प्योर वाटर की कितनी होगी हमारे पास, प्योर वाटर की हमारे पास होगी, प्योर वाटर की हमारे पास होगी 100 डिग्री सेल्सियस। अगर ज्यादा अगर बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है मतलब वो प्योर नहीं है। ठीक है ना, वही लिखा है। अब प्योर ऑर्गेनिक सॉलिड की क्या होती है, डेफिनेट होती है और शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है, और इम्प्योर की क्या होती है, लोअर या फिर इनडेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होती है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अगर मान के चल लेते हैं कि कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, -2 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है ना, या फ्रीज हो रहा है, तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि ये क्या, वो सब्सटेंस क्या प्योर नहीं है। ठीक है ना, बस ये चीज होती है। ठीक है, जैसे अगर ये मेल्ट हो रहा है तो मेल्ट हो रहा है, तो कहने का मतलब अगर मेल्टिंग पॉइंट इसकी फिक्स तभी होगी जब वो प्योर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। ठीक है ना, हमने एलिमेंट समझ में, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, प्योर सब्सटेंस एलिमेंट समझ में आ गया, कंपाउंड समझ में आ गया, आप समझते हैं मिक्सचर्स क्या होते हैं। ठीक है, मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में मेजर डिफरेंस क्या होता है इसको समझे। कंपाउंड जो होता है ना, कंपाउंड्स में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड होते हैं आपस में फिक्स्ड रेशियो में। लेकिन मिक्सचर्स में क्या होता है, दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड नहीं होते। जैसे ये लो, पानी लिया आपने, पानी लिया, पानी के अंदर आपने क्या करा, पानी है ये वाटर है H2, उसमें आपने क्या कर दिया, NaCl सॉल्ट डाल दिया। क्या डाल दिया आपने, सॉल्ट डाल दिया। तो सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्ट जो है वो पानी के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं होगा, उसमें जाकर के क्या हो जाएगा, जस्ट मिक्स हो जाएगा। सॉल्ट डाल दिया, फिर इधर से आपने क्या कर दिया, मान लेते हैं शुगर भी डाल दिया, है ना, उधर से क्या डाल दिया आपने, मिट्टी भी डाल दी, है ना, कुछ भी, सब कुछ मिक्स कर दिया इसके अंदर। मिक्स करने के बाद ये सारे सब्सटेंस इसके अंदर केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे, इन्हीं को क्या बोला जाता है, मिक्सचर। मिक्सचर्स में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंस जब आपस में मिक्स होते हैं लेकिन वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते, तो उनको क्या बोला जाता है, मिक्सचर्स का बोला जाता है। मिक्सचर्स आर ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मतलब प्योर सब्सटेंस इन एनी प्रोपोर्शन, किसी भी प्रोपोर्शन में डाल दो, कम मिट्टी डालो या कम शुगर डालो या कम सॉल्ट डालो, तब भी क्या कहलाएगा, मिक्सचर ही कहलाएगा। एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता इनके बीच में। और इनमें क्या होता है, इनकी अपनी अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, पानी के अंदर अगर मैं सॉल्ट डाल दूं तो इसके अंदर आपके पास सॉल्ट की भी प्रॉपर्टी आएगी, नमकीन भी लगेगा, और पानी की भी प्रॉपर्टी आएगी, जो भी पानी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, अगर मैं यहां शुगर डाल दूं तो इसमें क्या दिखाई देगा आपको, शुगर की भी प्रॉपर्टी दिखाई देगी पानी में, और सॉल्ट की भी दिखाई देगी। मतलब शुगर थोड़ा मीठा भी लगेगा आपको पानी, और थोड़ा क्या लगेगा, सॉल्टी भी लगेगा। तो कहने का मतलब इसके अंदर जो है ना प्रॉपर्टी जो है वो सारे सब्सटेंस की, जिसमें जो भी तो आपने इसमें ऐड करा है उन सभी की प्रॉपर्टीज क्या होती है, रिटेन रहती है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हमारे पास 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। यहां इस पिक्चर से देख सकते हो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब होता है हमारे पास अगर जो पार्टिकल्स है वो मिक्सचर के अंदर यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिखाई दे रहा है, एक जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि कोई पार्टिकल एक जगह ज्यादा है और एक जगह कम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ ये ब्लू वाले पार्टिकल्स आपके एक जगह ज्यादा है और यहाँ पर आपके ये जो है ग्रीन वाले पार्टिकल ज्यादा है, तो इसको कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर। फर्दर अगर हम बात करें तो आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर को अगर आप देखो आगे ये रहा डिफरेंस यहाँ पर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस याद कर लो। पार्टिकल्स जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है, इसमें एग्जांपल आप याद कर लो, पानी के अंदर आपने क्या डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। पानी के अंदर क्या डिसॉल्व कर दिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया।
तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है। आप बता नहीं सकते कि सॉल्ट कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है। सॉल्ट जो है पानी के अंदर जाने के बाद यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होगी सेपरेशन की कि भाई यहाँ तक सॉल्ट है इसके ऊपर पानी, ऐसा नहीं है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, एकदम एक समान डिस्ट्रीब्यूट हो गया, घुल गया उसके अंदर। और होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशंस भी कहते हैं, जैसे एग्जांपल है रेन वाटर, विनेगर, कॉमन सॉल्ट इन वाटर, सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दो, मिक्सचर ऑफ अल्कोहल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या डाल दो, अल्कोहल डाल दो, तो क्या होगा, ये सारे के सारे हमारे पास कैसे मिक्सचर्स हैं, होमोजेनियस। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं भाई, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, याद रख लेना इस चीज को। उसके बाद आता है हमारे पास हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, इसमें इसका एग्जांपल याद कर लो कि पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, मिट्टी डाल दी, मिट्टी है ना, सॉइल डाल दिया, मतलब अगर तो आप दिखाई देगा आपको को विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन क्या होगा, एक जगह नीचे की तरफ ज्यादा आपका सॉइल मिट्टी बैठ जाएगी और ऊपर की तरफ क्या होगी आपकी पानी ज्यादा होगी, तो एक बाउंड्री दिखाई देगी कि यहां तक सॉइल है आपका विजिबल। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, एक जैसा मिक्स नहीं होगा उसके अंदर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर को के अंदर आपके पास कॉलॉइड्स दो होते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। सी वाटर, पिज्जा, सैंड इन वाटर, मिल्क, ये सारे एग्जांपल्स है किसके, हेट्रोजेनियस मिक्सचर के, ठीक है ना। अब एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, ये वाला टॉपिक हमने कर लिया, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर हमने पढ़ लिया, होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को सॉल्यूशन भी कहते हैं और हेट्रोजीनियस को क्या कहते हैं भाई, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कॉलॉइड में तीनों में डिफरेंस क्या होता है, तो तीनों में जो डिफरेंस होता है ना वो पार्टिकल के साइज का डिफरेंस होता है। पहले तो इस चीज को समझ लो, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल का जो साइज होता है ना, यहाँ पर देखो क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, पार्टिकल का जो साइज होता है ना वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। अब 1 नैनोमीटर कितना होता है भाई, तो 1 नैनोमीटर होता है आपके पास 10⁻⁹ मीटर, ये होता है। अगर पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है ना तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सॉल्यूशन। क्या कहते हैं उसको, सॉल्यूशन, ठीक है ना। अगर हमारे पास पार्टिकल का साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, तो उसको बोलते हैं कॉलॉइड। एग्जांपल क्या है इसका, मिल्क, मिल्क जो दूध पीते हो ना वो किसका एग्जांपल है, कॉलॉइड का एग्जांपल है। और अगर पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है ना तो वो किसका एग्जांपल होता है, सस्पेंशन का। किसका एग्जांपल होता है, सस्पेंशन का। पानी के अंदर मिट्टी डाल दो तो पार्टिकल का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, इनफैक्ट इतना बड़ा होता है कि आंखों से दिखाई दे देगा। अभी एक एक करके इनकी प्रॉपर्टी सारी स्टडी करते हैं हम, लेकिन ओवरऑल डिफरेंस समझ में आया कि सॉल्यूशन, कॉलॉइड एंड सस्पेंशन में तीनों में डिफरेंस किस चीज का होता है, पार्टिकल के साइज का। 1 नैनोमीटर से छोटा होगा तो सॉल्यूशन, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच का होगा तो कॉलॉइड, और 1000 नैनोमीटर से बड़ा होगा तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं सस्पेंशन। तीनों में डिफरेंस समझ में आया। अब एक एक करके प्रॉपर्टी बढ़ते हैं। सॉल्यूशन को ना ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं, समझते हैं। पानी के अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिया, मान के चल लेते हैं सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद जब इसको घोलोगे तो जो सॉल्ट है वो कंप्लीटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास क्या, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। क्या हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर है, 2 और मोर सब्सटेंस का, इन विच जो पार्टिकल साइज होता है वो क्या होता है, 1 नैनोमीटर से या फिर 10⁻⁹ मीटर से क्या होता है, छोटा होता है। होमोजेनिटी होती है एट द पार्टिकल लेवल, मतलब आप इसको जब डिसॉल्व करोगे, सॉल्ट को डिसॉल्व करोगे किसके अंदर, पानी के अंदर, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहां पर सॉल्ट डिसॉल्व है। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि पानी के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व है भी कि नहीं है, मतलब इतने अच्छे से मिक्स हो जाता है कि पता भी नहीं चलेगा कि पानी के अंदर सॉल्ट डिसॉल्व किया भी है कि नहीं किया। और पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि आंखों से भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। चाहे पानी आप मतलब सॉल्ट डिसॉल्व करने के बाद आप पानी यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, हर जगह टेस्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं पार्टिकल सारे इसमें। एग्जांपल्स क्या है सॉल्यूशन के, तो इसको समझ लेते हैं। एग्जांपल है ये सारे एनसीईआरटी के डाल रखे हैं सारे के सारे एग्जांपल। शुगर इन वाटर, पानी के अंदर शुगर डिसॉल्व कर दो। अच्छा, एक चीज है, सॉल्यूशन जो है ना हमारे पास वो 2 चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट, इस चीज को समझते हैं, 2 चीजों से मिलकर के बनता है भाई। एक होता है हमारे पास सॉल्यूट और एक होता है हमारे पास सॉल्वेंट, ठीक है ना। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट जो होता है ना जनरली लेसर अमाउंट में होता है, जो भी मिक्सचर आपने तैयार किया ना जो लेसर अमाउंट में, कम अमाउंट में जो प्रेजेंट है ना उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। पानी के अंदर मैंने क्या करा, नमक, सॉल्ट डिसॉल्व किया, तो सॉल्ट यहां पर क्या, सॉल्यूट है। सॉल्ट का अमाउंट जो होगा कम होगा ना पानी से, तो सॉल्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट यहां पर क्या है, पानी, पानी यहां पर क्या है, सॉल्वेंट है। ये चीज को समझ लेना। सॉल्यूट क्या होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, और सॉल्वेंट क्या होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। अब एक एक करके करते हैं। अब सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, पानी के अंदर अगर मैंने क्या डाल दिया, शुगर, तो शुगर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या हमारे पास, सॉल्वेंट है। तो शुगर जो हमारे पास सॉलिड है और वाटर क्या हमारे पास लिक्विड है। इज
is a solid in liquid solution. In this solution sugar is the solute and water is the solvent. एक ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है आयोडीन इन अल्कोहल. अल्कोहल के अंदर आयोडीन इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर अगर आप आयोडीन डिसॉल्व कर देते हो ना तो उसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन. क्या कहते हैं उसको? टिंक्चर ऑफ आयोडीन. और इसके पास कैसी प्रॉपर्टी होती है? एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है. अगर कहीं छिल विल जाए या कट लग जाए या कुछ हो जाए, कहीं पर आपका ब्लीडिंग हो जाए, कहीं कुछ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है उसके पास, तो आप क्या कर सकते हो? अल्कोहल के अंदर आयोडीन जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन, जिसमें आयोडीन हमारे पास क्या है? सॉल्यूट है सॉलिड स्टेट में, और अल्कोहल हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है. ठीक है ना, अल्कोहल क्या है हमारे पास? सॉल्वेंट है लिक्विड स्टेट में. एरेटेड ड्रिंक, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो उसके अंदर हमारे पास क्या है? जो गैस, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एक्सेट्रा, गैस एंड लिक्विड सोल्यूशन. गैस कौन सी प्रेजेंट होती है इसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड. अरे जो कोक वगैरह पीते हो उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. किसमें? पानी में, लिक्विड सॉल्यूशन में. ठीक है ना. दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉलिड एंड वाटर एज सॉल्वेंट. दूसरा हमारे पास एयर, जो हवा होती है, हवा के अंदर क्या है? हवा भी क्या है? हमारे पास एक मिक्सचर है. तो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस. गैस किस में मिक्स है? गैस में मिक्स है. कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी. तो नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन हमारे पास 21% है, एंड 0.03% हमारे पास एयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस. मैंने दे रखा है, बट अदर गैसेस आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. ये सारे हमारे पास क्या है? मिक्सचर के सॉल्यूशन के एग्जांपल है, याद कर लेना इसको. अलॉयस क्या होता है? अलॉय भी हमारे पास क्या होता है? एक तरह का सॉल्यूशन होता है. अलॉय भी क्या होता है? एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है. अच्छा, दिमाग में एकदम से आता है सॉल्यूशन, सुनते ही दिमाग में ये आता है सॉल्यूशन का मतलब होता है कुछ लिक्विड होना चाहिए ना. ऐसा नहीं होता. अलॉय जो होता है हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है. कैसा सॉल्यूशन होता है? सॉलिड सॉल्यूशन. ठीक है ना. ये सॉलिड इन सॉलिड प्रेजेंट है. मतलब अलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड. दो मेटल्स या एक मेटल या नॉन मेटल का जो मिक्सचर होता है ना, उसको क्या कहते हैं? हम अलॉय कहते हैं. अलॉय को हम सॉल्यूशन क्यों कहते हैं भाई? सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी क्या होता है? होमोजीनियस होता है. इसके अंदर भी जो दो मेटल्स या नॉन मेटल्स जो है ना आपस में जो मिक्स है वो इतना ज्यादा यूनिफॉर्मली मिक्स है कि ये हम बता नहीं सकते कि वो किसी जगह पर ज्यादा है, किसी जगह पर कम है. मतलब यूनिफॉर्मली हर जगह क्या बराबर अमाउंट में वो फैले हुए हैं. ठीक है ना. बट अलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सचर बिकॉज इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कांस्टेंट एंड कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन. इसमें दोनों की प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल लिखा है ब्रास. ब्रास जो होता है हमारे पास मिक्सचर होता है किसका? जिंक का और कॉपर का. 30% जिंक होता है, कॉपर 70% होता है. इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जिंक की भी प्रॉपर्टी होती है और कॉपर की भी प्रॉपर्टी होती है. इसी वजह से इसको क्या कहते हैं भाई? मिक्सचर कहते हैं. ठीक है ना. और वो भी कैसा मिक्सचर है? सॉलिड सॉल्यूशन है. सॉल्यूशन है ये, होमोजेनियस मिक्सचर है एक. ठीक है ना. अब अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, ये बता चुका हूं. सॉल्यूशन के पास दो चीजें होती है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है, बता ही चुका हूं. सॉल्यूट डेफिनेशन देख लो. द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व्स द अदर कंपोनेंट इन इट, यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी. जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है डिसॉल्व इन लेसर क्वांटिटी उसको क्या कहते हैं? हम सॉल्यूट कहते हैं. इसके अंदर अगर हम पानी के अंदर मैं सॉल्ट डिसॉल्व कर रहा हूं तो सॉल्ट हमारे पास एक सॉल्यूट है और पानी क्या हमारे पास? सॉल्वेंट है. कोई दिक्कत तो नहीं. पानी हमारे पास वाटर H2 हमारे पास क्या? सॉल्वेंट है. ठीक है. ये चीज आगे देखो. अच्छा, सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन क्या कहते हैं? वही सेम चीज है कि पानी के अंदर जब आप कुछ डिसॉल्व करते हो, मान के चल लेते सॉल्ट डिसॉल्व करते हो, तो इतना अच्छे से मिक्स हो जाता है उसके अंदर कि आप बता भी नहीं सकते. एक पानी के अंदर मैं आपको दे दूं कि लो भाई ये पानी है, इसके अंदर आपने क्या कर रखा है? कुछ मिक्स कर रखा है, और आपको पता तक नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ डिसॉल्व कर रखा है आपने, है ना. मतलब इतना क्लियर होता है, इतना ट्रांसपेरेंट होता है कुछ डिसॉल्व करने के बाद कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने सॉल्ट या फिर शुगर या कुछ डिसॉल्व कर रखा है. तो वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि हमारे पास solution of sugar या common salt या acetic acid in water is called true solution because particles इतने thoroughly mix होते हैं पानी के अंदर कि हम इसको distinguish भी नहीं कर सकते कि कहाँ present है वो, या present है भी कि नहीं present है. इसलिए इसको क्या बोलते हैं? true solution. true solution मतलब एकदम uniformly mix होते हैं इसके अंदर. ठीक है. नेक्स्ट देखो, aqueous solution क्या होता है? aqueous solution होता है हमारे पास, aqueous solution का मतलब होता है अगर solvent जिसके अंदर आप डिसॉल्व कर रहे हो, solvent अगर क्या होता है? पानी होता है जिसमें आप डिसॉल्व करो. अगर पानी में कोई चीज डिसॉल्व करते हो तो उसको कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन. और अगर पानी के अलावा कोई दूसरा मीडियम होता है, सॉल्वेंट अगर तुम्हारे पास क्या होता है? पानी के अलावा कुछ दूसरा होता है सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल हो सकता है ना, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है. अ सॉल्यूशन इन विच एनी अदर लिक्विड जो होगा आपका पानी के अलावा कोई दूसरा होगा तो उसको क्या कहते हैं? हम नॉन एक्वा सॉल्यूशन. जैसे एग्जांपल है सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड एक लिक्विड होता है जो कि पानी नहीं है. तो पानी अगर नहीं होगा, मतलब सॉल्वेंट अगर पानी के अलावा कोई दूसरा मटेरियल होता है या दूसरा लिक्विड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन एक्वा सॉल्यूशन. और अगर लिक्विड जो है या सॉल्वेंट जो अगर पानी होता है, शुगर इन वाटर है हमारे पास, वाटर है, वाटर में किसी चीज को डिसॉल्व कर रहे हो तो जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको क्या कहते हैं? एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं. सिंपल सी बात है. दूसरा एग्जांपल है सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड या आयोडीन इन अल्कोहल, जो आपके बुक में लिखा हुआ है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, है ना. ये चीज है. आगे देखो नेक्स्ट.
अगर हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक आया मेरे पास एक। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। जैसे पानी है मेरे पास, सपोज हमारे पास एक पानी है, इतना पानी है हमारे पास, ठीक है ना। अब इस पानी के अंदर मैं क्या कर सकता हूं, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो डिसॉल्व कर सकता हूं। ऐसा तो नहीं है ना कि इसके अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूं। 1 चम्मच मैंने सॉल्ट डिसॉल्व किया इसके अंदर, दिखाई दे रहा है ना पानी है ये, तो इसके अंदर मैंने क्या करा, सॉल्ट डिसॉल्व किया। तो सॉल्ट डिसॉल्व करूंगा तो मान लेते 1 चम्मच डिसॉल्व किया, 2 चम्मच डिसॉल्व किया, 3 चम्मच डिसॉल्व किया। उसके बाद इसके अंदर और फर्दर मैं डिसॉल्व इसके अंदर सॉल्यूबल, मतलब इसके अंदर और ज्यादा मिक्स नहीं कर पा रहा। तो जितना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे अभी रूम टेम्परेचर जो भी चल रहा है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर मैं डिसॉल्व कर सकता हूं, उसको क्या बोला जाता है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच सॉल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। जितना ये डिसॉल्व कर सकता है उतना तो हमने इसमें डिसॉल्व कर दिया। तो उससे जो हमारे पास सॉल्यूशन तैयार होता है उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लिखा है ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स when नो मोर सॉल्यूट, मतलब इसमें फर्दर और ज्यादा सॉल्यूट में डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसके अंदर मैंने 3 चम्मच में या 50 ग्राम में इसके अंदर सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूं। अगर मैंने 50 ग्राम डिसॉल्व कर दिया, उसके बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसको कहते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 50 ग्राम से कम डिसॉल्व किया, मैंने मान लेते 30 ग्राम में डिसॉल्व कर रखा है, अभी और डिसॉल्व किया जा सकता है ना, तो उसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब और अभी सैचुरेट नहीं हुआ, अभी इसमें और भी डिसॉल्व आप कर सकते हो, ठीक है ना, इसको कहा जाता है अनसैचुरेटेड। और मैक्सिमम 50 ग्राम डिसॉल्व कर सकता है, मैंने 50 ग्राम डिसॉल्व कर दिया तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये चीज है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट जो होता है हमारे पास जितना वो सैचुरेशन लेवल से कम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन मास या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितना ज्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। आगे देखो, अब इसके है ना कुछ फॉर्मुलेज हैं हमारे पास कंसंट्रेशन के, है ना 2-3 फॉर्मुलेज है। जैसे यहां देखो, एक हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज, एक होता है मास बाय मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला देख लेना फटाफट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट, 3 फॉर्मुलेज हैं, मैं तीनों लिख देता हूं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, दिखाई दे रहा है अच्छे से, इंटू 100। ये हमारे पास होता है मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब सॉल्यूट भी आपका ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी क्या होगा आपका ग्राम में होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास, उसका अगला फॉर्मूला हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब होता है यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वॉल्यूम लो, किस में लोगे, मिलीलीटर में, मिलीलीटर में, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लोगे भाई, मिलीलीटर में, ठीक है ना, इनटू 100। तो ये होता है हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। एक और फॉर्मूला है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको समझो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। सॉल्यूट का मास किस में लोगे, ग्राम में लोगे, ठीक है ना। और यहां लोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर, इन मिलीलीटर इनटू 100। ये 3 फॉर्मूले होते हैं, इसको उतार लेना, ठीक है, हटाने वाला हूं मैं यहाँ पर। तो 3 होते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन निकालने के, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम। पता ही चल रहा है, मास बाय मास परसेंटेज मतलब मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में रखोगे, इनटू 100। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू 100, दोनों मिलीलीटर, मिलीलीटर में होंगे। मास बाय वॉल्यूम का मतलब है ये सॉल्यूट का मास ग्राम में होगा, सॉल्यूशन का मास मिलीलीटर में होगा, इनटू 100। ये 3 फॉर्मुलेज हमारे पास। इन्हीं तीनों फॉर्मुलेज के बेसिस पे हमारे कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि हम देख सकते हैं कैसे है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास है टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हमारे पास कॉमन सॉल्ट होता है, डिसॉल्व किया गया किसमें, 100 ग्राम पानी के अंदर। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास, 36 ग्राम। ये 100 ग्राम पानी, ये सॉल्यूशन नहीं है भाई, कई बच्चे समझ लेते हैं सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है भाई जिसमें तुमने डिसॉल्व किया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकलता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन निकलता है ना भाई। तो 36 प्लस का 100 तो कितना आ जाएगा, 136 ग्राम। अगर मेरे को क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालना है, तो मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे इस केस में। एक सेकेंड, मास बाय मास परसेंटेज,
तो वो हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड विच इज 36 ग्राम अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज 136 ग्राम इंटू 100। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो मास ऑफ सॉलिड अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इस चीज को समझते हैं। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, मतलब 100 ग्राम पानी लो आप, 100 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम पानी के अंदर 100 ग्राम पानी के अंदर आप कितना जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे। अच्छा, एक और चीज है, अगर मैं इसके अंदर मान लेते हैं इसमें 50 ग्राम मैं इसके अंदर क्या डिसॉल्व कर सकता हूं, सॉल्ट डिसॉल्व कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि 50 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व करूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसमें 50 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूं ना, मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे इसमें 50 ग्राम डिसॉल्व कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं ना 20 की जगह 40 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो अब मैं इसमें 50 ग्राम से ज्यादा डिसॉल्व कर सकता हूं, हो सकता है 60 ग्राम 70 ग्राम डिसॉल्व कर सकता हूं उसके अंदर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना सॉल्यूशन का, वैसे वैसे हमारे पास सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो एक फिक्स टेम्परेचर में 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैं डिसॉल्व कर सकता हूं ग्राम में, उसको क्या कहते हैं, एट अ गिवन टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है, गिवन टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट इन दैट सॉल्वेंट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, 100 ग्राम पानी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अलावा भी कुछ हो सकता है, 100 ग्राम सॉल्वेंट में मैं जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकता हूं एक फिक्स टेम्परेचर में, उसको क्या कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी। जैसे यहां देखो टेम्परेचर दे रखा है, ये अलग अलग सॉल्ट्स है हमारे पास, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये सारे अलग अलग सॉल्ट्स हैं। ये 100 ग्राम पानी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे तुम्हारे पास सॉल्युबिलिटी है। 283 केल्विन है, ये केल्विन में दे रखा है। केल्विन को अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में तो 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस, ये हो जाएगा आपके पास कितना 60 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो अगर देखो 10 डिग्री सेल्सियस में पोटेशियम नाइट्रेट कितना डिसॉल्व कर सकते हो आप, 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो 32 ग्राम। अब देखो 40 डिग्री सेल्सियस में 62 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखो 100 ग्राम पानी में 80 डिग्री सेल्सियस पे 167 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब देखो सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई टेम्परेचर बढ़ाने से। वैसे सिमिलरली अलग अलग सॉल्ट्स का अलग अलग दे रखा है। जैसे 10 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है घर में, घर वाला जो नमक होता है। 100 ग्राम पानी के अंदर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो 36 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हो। 20 डिग्री होगा तो भी 36 ही है, 40 होगा तो भी 36 ही है, 60 डिग्री सेल्सियस में एक ग्राम और डिसॉल्व कर सकते हो। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही। तो अलग अलग सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई चार्ट, फिर बाकी भी एग्जांपल्स ऐसे दे रखे हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपका क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये मैंने यहाँ पर है ना अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन के अंदर आपको पता है सॉल्यूट जो है सॉलिड और सॉल्वेंट भी सॉलिड में हो सकता है। सॉल्यूट आपका देखो सॉलिड सॉल्यूशन कब कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन तब कहलाएगा जब आपके पास जो सॉल्वेंट होगा वो कौन से स्टेट में होगा, सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड स्टेट में होगा तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन लिखा है। ठीक है ना। लेकिन सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट तो फिक्स कर दिया हमने, लेकिन सॉल्यूट आपका क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन सभी के एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके पास, एक बार इसको पढ़ लेना। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा आपके पास, जो हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, सॉलिड आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में हो सकता है। उसके एग्जांपल्स यहाँ दे रखे हैं, उसको एक बार पढ़ लेना, देख लो अच्छे से। ठीक है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। उसके बाद गैसेस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो सॉल्वेंट होगा वो गैसेस स्टेट में होगा, और आपका सॉल्यूट जो कम अमाउंट में सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में हो सकता है। उसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना। इनमें से कुछ भी एग्जांपल्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इसको एक बार लर्न कर सकते हो आप अच्छे से, देख लो इसको। ठीक है, हटा रहा हूँ। आगे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, दिमाग में अपने है ना, जब भी ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल याद रखते हो तो एग्जाम्पल के लिए ना दिमाग में रखना, पानी के अंदर हमने क्या डिसॉल्व कर रखा है, सॉल्ट डिसॉल्व कर रखा है, नमक डिसॉल्व कर रखा है। तो नमक डिसॉल्व कर रखा है तो हमारे पास देखो पानी के अंदर अगर मैं नमक डिसॉल्व कर दूं, एक बात बताओ, पानी के अंदर अगर मैं नमक डिसॉल्व कर दूं तो पानी के अंदर अगर मैं नमक डिसॉल्व कर दूं तो क्या फिल्टर पेपर से वो पास हो जाएगा, फिल्टर पेपर की हेल्प से क्या पानी को पानी और नमक को पानी से अलग कर सकता हूं, तो आंसर इज नो। तो फिल्ट्रेशन की हेल्प से मैं क्या नहीं कर सकता, कैन नॉट सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन इन ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है ना, मैं फिल्टर पेपर की हेल्प से उसको सेपरेट नहीं कर सकता। सॉलिड पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, लिखा है ना, 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। एलिमेंट्स डू नॉट डिस्पर्स लाइट एंड डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंडल इफेक्ट क्या होता है,
तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है इसको समझते हैं, इससे पहले कुछ और समझ लेते हैं। एक ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ना काफी स्टेबल होता है। स्टेबल का मतलब पानी के अंदर अगर मैं नमक घोल करके रख दिया ना और 2 घंटे बाद भी आऊंगा, 10 घंटे बाद भी आऊंगा, तो क्या होगा, नमक इसी के अंदर ही डिजोल्व रहेगा। ऐसा नहीं है कि नमक जो है नीचे बैठ जाएगा। जैसे पानी के अंदर अगर आप मिट्टी डिसॉल्व करते हो तो कुछ टाइम बाद देखते हो कि मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा नमक के साथ नहीं होगा। नमक उसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब वो काफी स्टेबल होता है। सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होता ट्रू सॉल्यूशन में। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है जनरली ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है। इतने इसके पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आंखों से, नंगी आंखों से आपको दिखाई, नेकेड आई से आपको दिखाई नहीं देंगे। और इनके पार्टिकल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे ना तो इनके पार्टिकल्स हमेशा एक जिगजैग मोशन में दिखाई देंगे। इन मोशन को बोला जाता है ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन ऑब्जर्व होता है। यहां पर देख सकते हो ब्राउनियन मोशन क्या है, ये रहा। इनके पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो जिगजैग मोशन में दिखाई देंगे, देखो ऐसे है ना, हिलते हुए दिखाई देंगे अपने पोजीशन पे। तो इसको क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं इनके, ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, मतलब पार्टिकल्स जिगजैग मोशन में होंगे आपके। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट समझो इसको क्या होता है। टिंडल इफेक्ट ये होता है कि जो लाइट है ना, लाइट जैसे ये सॉल्यूशन है हमारे पास, ट्रू सॉल्यूशन है, तो जब लाइट एक ट्रू सॉल्यूशन से पास होती है ना तो इसके जो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो क्या नहीं कर पाते, इसके पार्टिकल जो है ना लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। लाइट को स्कैटर ना कर पाने की वजह से इस लाइट का जो पाथ है ना वो विजिबल नहीं होता। लाइट का जो पाथ है वो विजिबल नहीं होता, लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। सिंपल लैंग्वेज बताऊं तो ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसका पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होता। इसी फिनोमेना को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। तो ये जो है ट्रू सॉल्यूशन जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, लेकिन जो बाकी सॉल्यूशन है वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। देखो जैसे टॉर्च मार रखा है, यहां पर स्कैटर नहीं किया लेकिन यहां पर लाइट स्कैटर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इस चीज को समझ सकते हो आप। ठीक है, चलो अगला जो टॉपिक है हमारे पास है वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, इसके दिमाग में सस्पेंशन का एग्जांपल दिमाग में रखो। अगर पानी के अंदर मैंने क्या डिसॉल्व कर दिया, मिट्टी डिसॉल्व कर दी, पानी के अंदर मिट्टी डिसॉल्व कर दी, तो जो हमारे पास तैयार होता है, मिक्सचर जो तैयार होता है वो कैसा होता है, सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब आपको क्या है, देखो कुछ टाइम बाद है ना नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आपको सेपरेट बाउंड्री दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं वो स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड, स्प्रेड होते हैं लेकिन उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे विदाउट डिसॉल्विंग इन इट बट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब उसके अंदर मिक्स होते हैं लेकिन वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होते, मतलब कुछ टाइम बाद नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ये डेफिनेशन है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, डायरेक्टली आप लर्न कर सकते हो। एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन में पेंट्स जो एग्जांपल होता है ना, पेंट किसका एग्जांपल होता है आपके पास, सस्पेंशन का होता है। ठीक है ना। लाइम वाटर आपने देखा होगा, व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है ना, व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है। पेंट करने से पहले क्या करते हैं, दीवारों के ऊपर व्हाइट वॉश किया जाता है। तो जो व्हाइट वॉश के लिए जो यूज किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, हम सस्पेंशन कहते हैं। लाइम वाटर कहते हैं इसी को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब भी मैंने फॉर्मूले बताया था, यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश इज अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। ये एक तरह का क्या हमारे पास सस्पेंशन है। ठीक है। प्रॉपर्टी देखो, इस पानी के अंदर मैंने क्या डाला, मिट्टी डाला, तो कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, मिट्टी सारी नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, एक सेपरेट बाउंड्री दिखाई दे रही है आपको। तो यही किसकी प्रॉपर्टी होती है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। तो सस्पेंशन क्या होता है, हमारे पास एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइज ऑफ पार्टिकल्स सस्पेंशन में बहुत बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि आंखों से आपको इजीली दिखाई दे देंगे। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन इजीली, वही लिखा है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से ये पास नहीं होते, तो इसको आप फिल्टर पेपर की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो। मतलब अगर पानी, इस मिक्सचर को आप क्या करो, फिल्टर पेपर में डालो, जब फिल्टर पेपर में डालोगे तो मिट्टी ऊपर रह जाएगी, पानी नीचे चला जाएगा। तो आप फिल्टर पेपर की हेल्प से पानी और मिट्टी को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। वही लिखा है, द सस्पेंशन इज अनस्टेबल, मतलब कुछ टाइम बाद अगर आप छोड़ दो, आपने डिसॉल्व तो कर दिया लेकिन डिसॉल्व करने के बाद कुछ टाइम बाद अगर आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा जो मिट्टी है नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ये क्या होता है, हमारे पास अनस्टेबल होता है। आपने देखा होगा ना कि कई बार क्या होता है, जो दवाइयां होती है, कफ सिरप्स होते हैं, उसमें लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। शेक वेल बिफोर यूज इसलिए लिखा होता है क्योंकि वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसके, वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। कुछ टाइम बाद क्या हो जाएंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो उनको अच्छे से मिक्स करने के लिए वो कहता है कि कंज्यूम करने से पहले आप क्या करो, शेक वेल बिफोर यूज, उसको क्या करो, शेक करो। ठीक है ना। ये सारी चीजें अनस्टेबल होते हैं। सस्पेंशन क्या करता है, ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। टिंडल इफेक्ट शो करने का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि जब लाइट इससे पास होती है ना, इससे सस्पेंशन से, तो इसके पार्टिकल के साइज इतने बड़े होते हैं कि वो क्या कर पाए, लाइट को क्या कर पाए, स्कैटर कर पाए। और लाइट को स्कैटर करने की वजह से क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट आपको विजिबल होता है। तो ये क्या शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हो, यहाँ से उन्होंने लाइट मारी, ये हमारे पास ट्रू सोल्यूशन है तो यहाँ से आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इन्होंने कुछ इसमें डिसॉल्व किया जिसकी वजह से देखो पाथ ऑफ लाइट आपको यहाँ पर विजिबल हो रही है, दिखाई दे रहा है ना, पाथ ऑफ लाइट। इसने क्या करा, इसके पार्टिकल ने क्या करा, लाइट को क्या करा, स्कैटर कर दिया। इसी फिनोमेना को बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। लेकिन यहाँ पर इसने स्कैटर नहीं कर पाया। ये ट्रू सोल्यूशन है हमारे पास, ये हमारे पास सस्पेंशन या फिर कोलॉइड होगा। क्लियर है ये चीज।
तो ये चीज था हमारे पास, ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज लर्न कर सकते हो यहाँ पे। लास्ट हमारे पास आ जाता है कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें पार्टिकल का साइज जो होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन से तो बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा। अगर हम बात करें कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है और सस्पेंशन से क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होता है, सस्पेंशन से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है ना। टिंडल इफेक्ट बता ही दिया कि वही टिंडल फिनोमेना क्या होता है, स्कैटरिंग अ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल। स्मोक वगैरह जो स्मोक है वो क्या कर रहा है, स्मोक क्या, जो लाइट आ रही है स्मोक के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या हो रही है यहाँ पर, या स्मोक क्या हो रहा है यहाँ पर आपको विजिबल हो रहा है, पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपको, स्मोक के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं। फॉग है, देखो फॉग, फॉग जो होता है धुंध होता है, ये देखो यहाँ पर ये ग्रीन लाइट जल रखी है तुम्हारी ट्रैफिक लाइट की, तो इससे क्या हो रहा है, फॉग के जो पार्टिकल्स है जो यहाँ से लाइट निकल रही है, देखो उसको पाथ को विजिबल करा रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना, हल्का सा यहाँ पर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, तो पाथ ऑफ लाइट क्या हो रहा है, विजिबल करा रहे हैं। क्यों, बिकॉज उसके पार्टिकल जो है ना वो क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर कर लेते हैं, और स्कैटर करने की वजह से पाथ ऑफ लाइट क्या हो जाती है, विजिबल हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को क्या बोला जाता है, टिंडल इफेक्ट। क्लियर है ये चीज, डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देख सकते हो इसको आप। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, सॉल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा था क्या, सॉल्यूट होता है और एक होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्यूशन के अंदर हमने सॉल्यूट पढ़ा था ना, उसी को कॉलॉइड्स के अंदर हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड फेज। जो हमने सॉल्यूट पढ़ा था ना, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसी को यहां पर क्या बोला जाता है, डिस्पर्स्ड फेज। और जो हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ा था, सॉल्वेंट पढ़ा था ना, सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट वही, उसी को यहां पर क्या बोला जाता है, डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है, डिस्पर्शन मीडियम बोला जाता है। अब वही सेम चीज है हमारे पास, डिस्पर्शन मीडियम, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड, इन सब में हो सकता है। और जो डिस्पर्स्ड फेज आपका सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड, इन सब में हो सकता है। तो इससे हमारे पास क्या होता है, अलग अलग तरह के कॉलॉइड्स तैयार होते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 तरह के कॉलॉइड्स है जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक में लिखे हुए हैं। ये आपको लर्न होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आपसे ऐसे पूछेंगे वो कि बारिश हो रही है क्या, आपसे इस तरह से पूछेंगे, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन आपका किस तरह से आएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल मिल्क, तो मिल्क इज विच टाइप ऑफ कॉलॉइड, विच टाइप ऑफ कॉलॉइड, मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ कॉलॉइड। तो आंसर आएगा मिल्क जो है आपका कौन से टाइप ऑफ कॉलॉइड है, ये इमल्शन, इमल्शन में आता है, जिसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या आपका लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी क्या है आपका लिक्विड है। तो लिक्विड इन लिक्विड कॉलॉइड है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। तो अलग अलग है हमारे पास, सॉलिड इन सॉलिड, अगर डिस्पर्स्ड फिर सॉलिड हो रहा है, डिस्पर्शन मीडियम में सॉलिड होता है तो उसको सॉलिड सॉल कहते हैं। एग्जांपल्स ये लिखे हैं, सम कलर्ड ग्लासेस एंड जेमस्टोन्स। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल सॉल है, फिर एरोसॉल है। ये पूछा जाएगा स्मोक या डस्ट, तो स्मोक या डस्ट में क्या होता है हमारे पास, सॉलिड पार्टिकल, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो कि सॉलिड स्टेट में होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं, वो गैस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एयर में प्रेजेंट होता है ना, तो एयर क्या होता है हमारे पास, अपने पास गैस होता है। तो सॉलिड इन गैस एग्जांपल एरोसॉल, और ये सारे आपके ये कौन सा कॉलॉइड है, एरोसॉल और एग्जांपल्स ये। तो ये आप इसको लर्न कर सकते हो पूरा का पूरा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ये 100% एग्जाम में आएगा, पहले बता रहा हूं, एक एग्जांपल क्वेश्चन आता ही आता है इसका, ठीक है ना। फॉग किस तरह का कॉलॉइड है, तो इसे पूछा जाएगा, ठीक है। आगे देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ये कैसा मिक्सचर होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है हमारे पास। ये क्या होता है हमारे पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। साइड्स ऑफ पार्टिकल्स हमने पढ़ी रखा है कि 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है ना। इसके भी पार्टिकल्स इतने बड़े नहीं होते कि हमें आंखों से दिखाई दे दे, ठीक है। फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है, ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होते। डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, मतलब फिल्टर पेपर की हेल्प से इसको आप डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर की हेल्प से आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल इसका मिल्क दिमाग में रख लो, मिल्क, तो मिल्क क्या होता है, एक तरह का कॉलॉइड होता है। स्टेबिलिटी, तो ये भी क्या होता है, क्वाइट स्टेबल होता है। अगर आपने मिल्क को कुछ टाइम के लिए रख दिया ना, तो ऐसा नहीं कि मिल्क के जो पार्टिकल्स है नीचे शट डाउन हो जाएंगे, क्वाइट स्टेबल होते हैं। विजिबिलिटी, आंखों से इसके जो पार्टिकल्स है वो दिखाई कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो पार्टिकल छोटे होते हैं काफी। इनमें ब्राउनियर मूवमेंट जो होता है इनके अंदर ऑब्जर्व होता है, इनके अंदर जो ब्राउनियर मोशन होता है वो ऑब्जर्व होता है। इसके पार्टिकल्स भी ऐसे जिगजैग मोशन में आपको दिखाई देंगे, और ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। यस, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। जब भी लाइट इनसे पास होगी तो ये क्या करेंगे, लाइट के पार्टिकल्स को क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे, जो कि आप दिखाई दे रहा है। जैसे पानी के अंदर इन्होंने कुछ डिसॉल्व करा तो एक कॉलॉइड्स में चला गया, कॉलॉइड स्टार्च वगैरह आपने डिसॉल्व करा तो देखो इस जो पाथ ऑफ लाइट है वो क्या हो रही है, विजिबल हो रही है। दिस इज कॉल्ड कॉलॉइड, इसी को टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर है। चलो, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको स्लाइड दिखाई दे रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन, तीनों में डिफरेंस है ये, तो इसको अच्छे से लर्न कर लेना, एक बार देख लेना। मैंने आपको ओवरऑल सारी चीजें समझा दी है, उसी चीज को मैंने यहाँ पर समराइज करके यहाँ पर ये स्लाइड बना रखी है, तो इसको पढ़ लोगे सब समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है।
अगला आता है आपके पास एक डिफरेंस ये भी आता है मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, तो ये एनसीईआरटी सही है। मिक्सचर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिक्स्ड होते हैं, किसी रेशियो में मिक्स नहीं होते। इसमें क्या होते हैं, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये प्योर सब्सटेंस होता है। ये फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट नहीं होते, नॉट, ये हमारे पास फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, हमारे पास होमोजीनियस ही होते हैं। इनको तुम फिजिकल मेथड से सेपरेट, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड कर सकते हो, इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मेथड से। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, लेकिन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है ना, ये डिफरेंसेस है, अच्छे से लर्न कर लेना इसको। ठीक है, अगला जो लास्ट टॉपिक हमारा आता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा, केमिकल चेंज कौन सा, ये टॉपिक आप हालांकि पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, 7th 8th क्लासेस के अंदर भी आप पढ़ चुके हो इस टॉपिक को। तो अगर मैं आपसे पूछूं फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, तो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, जो भी आपने पढ़ रखा है उसके बेसिस पे बताओ कि ये लकड़ी को क्या कर रहा है, कैप्टन अमेरिका तोड़ रहा है, तो ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, या ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। टाइम लो यार, ऑब्वियसली बात है, देखो ये फिजिकल चेंज है हमारे पास, ये क्या हमारे पास फिजिकल चेंज और ये हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। अभी डिफरेंस देखेंगे। फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, वहां पर वो लकड़ी का शेप भी तो चेंज कर रहा है ना, उस है तो लकड़ी ना, अभी भी तोड़ने के बाद भी रहेगी तो लकड़ी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब वो लकड़ी को, वुड को जलाया जा रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक नया सब्सटेंस बन रहा है। अभी देखेंगे क्या, जैसे अगर यहां पर देखो, ये दो एग्जांपल है, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का मेल्ट होना, ये फिजिकल चेंज है। और ये क्या हो रहा है, फूड का डाइजेस्ट होना, फूड का डाइजेस्ट होना, खाना खाया आपका, फूड का डाइजेशन, ये क्या हमारे पास एक केमिकल चेंज है। ठीक है ना, और वहां पर आइस के मेल्ट, ये फर्मेंटेशन, बियर बन रहा है यहां पर, तो बियर बन रहा है, तो बियर का बनना क्या है हमारे पास, बियर का बनना क्या है हमारे पास, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है भाई इसमें। और यहां पर क्या है, कोल या पेट्रोलियम या कोई भी आपका जो गैस है, सीएनजी या एलपीजी, ये जल रहा है, यहां पर क्या हो रही है, जल रहा है, ये तो जल रहा है, तो ये किस तरह का चेंज है हमारे पास, ये भी केमिकल चेंज है, दोनों ही केमिकल चेंज है। ठीक है, अब फिजिकल और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। मेन डिफरेंस देखो क्या होता है, फिजिकल चेंज के अंदर है ना, कोई भी नई फिजिकल चेंज ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस, सच एज फिजिकल स्टेट में, मतलब जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस आपने देखा था, आइस मेल्ट होकर के पानी में कन्वर्ट हो रहा है तो स्टेट में चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। शेप में आपने देखा होगा, कैप्टन अमेरिका जब लकड़ी तोड़ रहा था तो शेप भी तो चेंज हो रही थी, शेप एंड साइज ही तो चेंज हो रही थी। आइस मेल्ट हो जाता है वाटर बनाने के लिए, तो ये हमारे पास कैसा फिजिकल चेंज। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे आयरन है, तो आयरन हमारे पास क्या होता है, आयरन है, और आयरन के अंदर जंग लग जाता है, रस्टिंग लग जाती है। आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ और पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, रस्ट बनाता है। तो ये हमारे पास क्या रिएक्शन चल रहा है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर का रिएक्शन चल रहा है, तो एक तरह से एक नया सब्सटेंस बन गया, रस्ट एक तरह का नया सब्सटेंस है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है। इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, लिखा है ना, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंजेस एक और भी कर सकते हो, टेम्पररी होते हैं, मतलब इसको आप रिवर्स कर सकते हो, टेम्पररी होता है और ये रिवर्सिबल होते हैं, इसको आप रिवर्स कर सकते हो। पानी अगर आइस पिघल गई, वाटर में कन्वर्ट हो गई, वापस उसको जमा दो, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट चेंज होता है और वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं होता, इरिवर्सिबल होता है, लिखा है ना यहाँ पर, इरिवर्सिबल होता है। जैसे अगर आपने एक बार खाना डाइजेस्ट कर लिया तो वापस से खाना तो नहीं बन सकता ना, वो एक बार आपका जो केला है वो पक गया, तो केला पक गया तो वापस से वो कच्चा तो नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब ये कैसे चेंजेस है हमारे पास, केमिकल चेंज है जो एक रिवर्सिबल नहीं होते। एक बार आपने लकड़ी जला दी या पेट्रोल जला दिया है ना, पेट्रोल आपकी गाड़ी के अंदर जल करके धुआं बन गया, उस धुएं से वापस से पेट्रोल तो नहीं बना सकते। तो ये हमारे पास कैसे चेंजेस है, केमिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंज के अंदर कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है ना, ये लास्ट टॉपिक था आपके चैप्टर का। यहां पर आप कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछूं कौन सा में से फिजिकल चेंज है और कौन सा में से केमिकल चेंज है, ये अलग अलग क्वेश्चन है आपके पास। ये कटिंग ऑफ ट्रीज कैसा चेंज है हमारे पास, फिजिकल चेंज है भाई, नया सब्सटेंस थोड़ी बढ़ रहा है, लकड़ी का शेप भी तो चेंज कर रहे हो। मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन के अंदर बटर का मेल्ट होना, स्टेट ही तो चेंज हो रहा है सिर्फ, तो ये भी हमारे पास क्या फिजिकल चेंज, पी लिख रहा हूं फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ अलमीरा हमारे पास केमिकल चेंज है, आयरन का बना होता है अलमीरा जनरली, और रस्टिंग लगने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और ये क्या हमारे पास केमिकल चेंज है। बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, ये हमारे पास क्या फिजिकल चेंज है, स्टेट ही तो चेंज हो रहा है, पानी था वो बॉयल होकर के इवेपोरेट होकर के स्टीम में कन्वर्ट हो गया, फिजिकल चेंज है। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ये केमिकल चेंज है हमारे पास। हाइड्रोजन से आपने क्या कर, वाटर से क्या करा आपने, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद ये वापस से किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास क्या केमिकल चेंज है। डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है, पानी के अंदर आपने नमक घोल दिया तो क्या है, पानी की भी प्रॉपर्टी होगी और नमक की भी प्रॉपर्टी होगी, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा, तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल है। वापस से आप चाहो तो पानी से नमक को सेपरेट कर सकते हो इवेपोरेशन की हेल्प से।
फ्रूट सलाद बना रहे हो रॉ फ्रूट से कट करके तुमने, तो ये क्या, ये किस तरह का हमारे पास चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। शेप भी तो चेंज कर रहे हो, अगर फ्रूट्स को कट कर रहे हो तो वो क्या हमारे पास फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, अगर बर्न कर रहे हो, जला रहे हो, तो ये हमारे पास कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। क्योंकि क्या हो रहा है, नया सब्सटेंस बना, लकड़ी जलने के बाद राख बन जाएगी, वुड बनने के बाद, वुड के जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, नया सब्सटेंस बनेगा, तो ये केमिकल चेंज है। ठीक है, लास्ट टॉपिक आपके पास आएगा, आपके पास सेपरेशन टेक्निक्स। अब हमारे पास अगर कोई मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा मिक्सचर्स, तो उनको सेपरेट करने के हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, तो उन टेक्निक्स के बारे में हम समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारे पास, अगर हमारे पास मिक्सचर्स के क्या हो, मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स को अगर आपको सेपरेट करना हो, तो हमारे पास कुछ सेपरेशन टेक्निक्स है। कौन कौन से, जैसे देखो हमारे पास एक है, हमारे पास सेपरेशन टेक्निक में फिल्ट्रेशन में क्या होता है आप देख ही रहे हो। जैसे अगर आपने इसमें एग्जांपल देख लो, पानी के अंदर आपने क्या कर रखा है, मिट्टी डिसॉल्व कर रखा है, या सैंड है, सैंड इन वाटर, तो आप इसको किसके हेल्प से सेपरेट कर सकते हो, सैंड और पानी को अलग करना है तो आप फिल्टर पेपर का यूज कर सकते हो। फिल्टर पेपर में अगर डालोगे सैंड एंड वाटर का मिक्सचर डालोगे, तो सैंड ऊपर आ जाएगी, पानी नीचे आ जाएगा, तो ये सेपरेट हो जाएगा आपका सिंपली। ठीक है ना, तो ये चीज है। अगला सेपरेशन टेक्निक देखो, अगला आपके पास मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आपके पास मिक्सचर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सल्फर और आयरन फिलिंग्स, दिखाई दे रहा है, आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन के छोटे छोटे पाउडर, उन दोनों का मिक्सचर बना दिया, तो आपको पता है कि आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैग्नेट लेकर के आऊंगा इसके मिक्सचर में, तो क्या होगा, मैग्नेट जो है सारा का सारा आयरन से अट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैग्नेट अलग हो जाएगा, सॉरी मैग्नेट से आयरन सारा का सारा अट्रैक्ट हो जाएगा, तो आयरन अलग हो जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर एक मिक्सचर का एक कॉम्पोनेंट अगर आपका मैग्नेटिक होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक सेपरेशन से क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। देख रहे हो ना, यहां से कई सारे सब्सटेंस जा रहे हैं जो मैग्नेटिक है, वो क्या कर रहे हैं, इससे चिपक जा रहे हैं, वो अलग से सेपरेट हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अगला आता है विनोइंग मेथड। क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जो राइस, जो चावल होता है, चावल के अंदर जो हस्क होता है, ये हल्के हल्के वाले जो पार्ट होते हैं, हस्क एंड राइस। हस्क मतलब जो राइस होता है, ये जो धान होता है, हिंदी में धान कहते हैं, तो जो राइस होता है उसके साथ क्या होता है, ये हस्क होता है, हस्क हल्के होते हैं। तो विनोइंग मेथड में क्या होता है, इनके पूरे मिक्सचर को क्या करा जाता है, ऐसे गिराया जाता है, तो उससे हाई स्पीड से फैन चल रहा होता है, तो जो ये हस्क होते हैं ना वो हल्के होते हैं, तो हल्के जो होते हैं, तो ये क्या होता है, चावल तो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, हस्क जो है ना उड़ करके एक जगह सेपरेटली इकट्ठा हो जाता है। ठीक है ना, तो इस मेथड को कहते हैं विनोइंग, जिसमें फैन चल रहा होता है, फैन नहीं है इस पिक्चर में, यहाँ फैन चल रहा होगा आपका, फैन की हेल्प से जो हस्क है वो उड़ करके यहाँ अलग से इकट्ठा हो जाएगा, और आपका जो राइस है वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड विनोइंग मेथड। अगला देखो, सेपरेटिंग फनल हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास क्या हो, ऐसा मिक्सचर हो जो कि जिसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स हो, जो मिक्स नहीं हो रहे आपस में, जैसे पानी एंड ऑयल, वाटर एंड ऑयल को अगर आपको सेपरेट करना है, तो आप किसके लिए क्या यूज कर सकते हो, सेपरेटिंग फनल। देखो पानी है और ऑयल है, इनके मिक्सचर को आप क्या करो, इस फनल में डालो, ये फनल है, आप सेपरेटिंग फनल, देखो ऊपर ऑयल है, इधर दूसरा लिक्विड है हमारे पास, यहां पर इसको टैप को खोल दो, टैप को खोल दोगे तो ड्रॉप बाय ड्रॉप ये नीचे वाला लिक्विड सारा का सारा एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाएगा, यहां पर सारा इकट्ठा हो जाएगा वो, और जैसे ही ये सारा का सारा लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, इस टैप को बंद कर दो, ऊपर आपका ऑयल रह जाएगा और नीचे वाला पार्ट आपका सेपरेट हो जाएगा। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल। आगे देखो अगला, तो ये कब यूज करते हैं हम, दो इमिसिबल लिक्विड, जो ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सके, जैसे एग्जांपल है वाटर एंड ऑयल। ठीक है ना, अगला आता है सब्लिमेशन। जैसे अगर आपके पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड और किसका मिक्सचर है, सॉल्ट का मिक्सचर है, तो आपको पता है अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट, ये रहा अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट में अमोनियम क्लोराइड जो है ना वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सब्लाइम हो जाता है। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो इसमें जो क्या होगा, दोनों का मिक्सचर है, सॉल्ट भी है और अमोनियम क्लोराइड है, तो सॉल्ट तो इसे इधर ही रह जाएगा, अमोनियम क्लोराइड सारा का सारा इवेपोरेट होकर के गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर से मैंने बंद कर रखा है इसको कॉटन प्लग से, तो सारा का सारा इवेपोरेट होकर के यहीं डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सारा का सारा अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा, और इस बीकर के अंदर इसमें प्लेट में क्या बच जाएगी आपके पास, इस चाइना डिश में क्या बच जाएगी आपके पास, सॉल्ट बच जाएगी, है ना, सॉल्ट बचेगी, है ना, तो इस तरह से मिक्सचर ये तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगला देखो, क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होता है, क्रोमेटोग्राफी यूज होता है, जैसे अगर जो इंक की बात करें, जो पेन के जो इंक होते हैं, तो पेन के जो इंक होते हैं ना, जैसे ब्लू कलर का पेन देखते हो आप, या ब्लैक कलर का जो पेन होता है आपके पास, इंक जो होती है वो ब्लैक कलर जो है ना वो कई सारे कलर से मिलकर के बना होता है, तो आपको कलर के अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है ना, तो उसके लिए यूज होता है क्रोमेटोग्राफी। देख सकते हो आप यहाँ पर देखो, इसमें कई सारे कलर्स होते हैं आपके पास, तो उसको सेपरेट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। कलर्स को सेपरेट करने के लिए, कलर के सारे कलर्स को मतलब कलर के जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी यूज होता है। अगला आता है डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डिस्टिलेशन क्या होता है, हमारे पास दो ऐसे मिक्सचर्स जो कि मिक्स तो है लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर में अगर मैं क्या ऐड कर दूं, वाटर में ऐड कर दूं मान लेते हैं अल्कोहल,
क्या ऐड कर दूं, अल्कोहल। तो वाटर और अल्कोहल का दोनों का मिक्स बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर दोनों के मिक्सचर को अगर मैं क्या करूंगा, वाटर और अल्कोहल के मिक्सचर को क्या करूंगा, बॉयल करूंगा, तो सबसे पहले कौन पहले कौन इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जनरली कम होता है, तो अल्कोहल जल्दी पहले इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट होने के बाद वो अलग से जाकर के उसको अलग से इकट्ठा कर लो अल्कोहल को, और वाटर आपका क्या होगा, बाद में इवेपोरेट होगा। मान लेते हैं वाटर का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मान लेते हैं 85 डिग्री सेल्सियस, है ना, 85 डिग्री सेल्सियस। तो आप टेम्परेचर 85 के बीच में मेंटेन कर रखो, 85 के आसपास ही मेंटेन करके रखो। इसमें क्या होगा, आपके पास अल्कोहल सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा, और वाटर क्या रह जाएगा, उसी में रह जाएगा। ये डिस्टिलेशन इससे यूज होता है। डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है पेट्रोलियम, जो कच्चा पेट्रोल होता है ना, पेट्रोलियम के अंदर आपके बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, दिखाई दे रहा है ये सारे, बिटुमेन, वैक्सेस, हैवी डीजल फ्यूल, केरोसिन, पेट्रोल, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, इन सबको सेपरेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन का। पेट्रोलियम के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है डिस्टिलेशन का। एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज किया जाता है हमारे पास, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब यूज किया जाता है अगर कंपोनेंट, जो भी आपने मिक्सचर है ना, मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या, 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है हमारे पास, कम है, तब यूज किया जाता है किसका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। ठीक है, आगे देखो, क्रूड ऑयल से अलग अलग जो कंपोनेंट बनते हैं, बिटुमेन या क्रूड ऑयल से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर अलग अलग आपको क्या मिल जाते हैं, कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है आपका बटर फ्रॉम मिल्क। अगर मिल्क से आपको बटर सेपरेट करना होता है तो उसके लिए क्या यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे आप इसको रख करके बहुत तेजी से रोटेट कराते हो, तो जो आपका क्या होता है, जो हैवियर पार्टिकल होता है ना, हैवियर पार्टिकल, जैसे आपके पास बटर में मिल्क में जो बटर होता है उसमें से हैवियर क्या होता है, मिल्क के अंदर आपका एक होता है आपके पास पनीर वनीर टाइप का होता है कुछ, है ना, और एक होता है आपके पास बटर, है ना। तो जब इसको आप क्या करोगे, सेपरेट, वो बहुत ज्यादा रोटेट कराओगे तो बटर जनरली क्या होता है, हल्का होता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, तो बटर आपका ऊपर आ जाएगा और पनीर वाले जो पार्टिकल्स आपके नीचे आ जाएंगे, और दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। इनफैक्ट वॉशिंग मशीन के अंदर जो आपका कपड़े सुखाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही है। उसमें क्या करते हो, कपड़े डालते हो, उसमें जाला लगा होता है, बहुत तेजी से वो रोटेट करता है, तो जब रोटेट करता है तो पानी क्या होता है, पानी भारी होता है, तो वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है, और जाले जो उसके अंदर जो बकेट होता है, किसके अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर जो बकेट होता है, उसके जाले से क्या होता है, वो पानी बाहर निकल जाता है और आपके कपड़े जो है वो सूख जाते हैं। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हो। ये बटर फ्रॉम मिल्क से बटर को सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये चीजें। अब इसमें से बता दो कौन कौन से सेपरेशन टेक्निक्स लगाओगे, क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो गया आपका। लास्ट टॉपिक है बटर फ्रॉम कर्ड, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है ना। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर में से सॉल्ट करना, इवेपोरेशन, इवेपोरेट कर दो आपका सी वाटर में से इवेपोरेट कर दो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट वहीं रह जाएगा। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट और कैम्फर, कपूर में कैम्फर जो है सब्लाइम हो जाता है, तो इसके लिए क्या यूज करोगे, सब्लिमेशन। अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल, द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इस क्या हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और ये मिक्सेबल है, तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो यूज करोगे डिस्टिलेशन। क्या यूज करोगे, डिस्टिलेशन। और 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो क्या यूज करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। चैप्टर इज ओवर। सेकंड चैप्टर आपका केमिस्ट्री का पूरा डिटेल में खत्म हो चुका है। आपको इस वीडियो के अलावा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, इसमें सारी चीजें मैंने कवर कर रखी है। इससे बाहर अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ गया तो मेरी गारंटी है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपको। और ये चैप्टर अपने आप में पूरा कंप्लीट है। आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार देख लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, ये गारंटी है मेरी। और कुछ समझ नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखो, और नेक्स्ट किस चैप्टर की वीडियो चाहते हो आप उस चीज को भी आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है, डन।